हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट के टॉपिक यूएनओ में भारत की भूमिका के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम इसकी हिस्ट्री देख चुके हैं, इसके ऑर्गन्स देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि यूएनओ में भारत की क्या क्या भूमिका रही है। यूएनओ की स्थापना 1 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में चार्टर पर 51 देशों के हस्ताक्षर के परिणाम स्वरूप 24 अक्टूबर 1945 को हुई। जिस प्रकार से अमेरिकन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशंस नाम की संस्था की स्थापना की मांग की थी, उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ को यह नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। इसे 1920 में स्थापित संगठन राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी, जो लीग ऑफ नेशंस था जिसके बारे में हम देख चुके हैं, उसका उत्तराधिकारी माना जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं। परतंत्र होने के बावजूद भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध जैसी भयावह स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु विश्व शांति व सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, यानी कि दोबारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति ना हो, विश्व में शांति व सुरक्षा बनी रहे। इस दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्व संगठन लीग ऑफ नेशंस की कई दुर्बलताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत भी संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुकूल हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत हैं वही लगभग हमारे भारत के सिद्धांत हैं विदेश नीति के। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करने व इसके उद्देश्यों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की विशाल जनसंख्या, विस्तृत क्षेत्र, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, विकासशील देशों में अग्रणी अर्थव्यवस्था व विदेश नीति के सिद्धांतों की संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों से अनुकूलता आदि तत्वों ने इस भूमिका को प्रभावी स्वरूप प्रदान किया है। क्या है भाई? अपने भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था अग्रणी है और हमारी विदेश नीति के सिद्धांत यूएनओ के चार्टर के सिद्धांतों से अनुकूल हैं। तो इसने इन चीज़ों ने इनको प्रभावी रूप प्रदान किया है। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत क्या सिद्धांत है भारत की विदेश नीति के? विश्व शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, परतंत्र राष्ट्रों में आत्मनिर्णय का समर्थन, जातीय भेदभाव की समाप्ति, नवोदित गरीब राष्ट्रों के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग पर बल, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण और पंचशील के नियम संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अनुकूल हैं और उसे दृढ़ता प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत इनमें से कई सिद्धांतों को स्थान प्रदान किया है। आरंभ से ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों और कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की है, उसका भरपूर समर्थन किया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के नाम अपने प्रथम संबोधन सितंबर 1946 में कहा था कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की भावना व शब्दों के प्रति पूर्ण सहयोग करने और बिना कोई शर्त पालन करने हेतु कटिबद्ध है। हमने स्टार्टिंग से ही यूएनओ का समर्थन किया है, उसके जो चार्टर के सिद्धांत हैं उनका समर्थन किया है। तो यहाँ तक कि नेहरू ने कहा था कि हम बिना कोई शर्त के यूएनओ के चार्टर की भावना व शब्दों के प्रति पूर्ण सहयोग करेंगे। हमारी विदेश नीति के कई सिद्धांत यूएनओ के चार्टर के सिद्धांतों से मेल खाते हैं। जैसे हमारा भी विदेश नीति का सिद्धांत है कि विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, परतंत्र राष्ट्र हैं उनमें स्वतंत्रता का समर्थन, जातीय भेदभाव की समाप्ति होनी चाहिए, गरीब राष्ट्रों के विकास हेतु आर्थिक व सामाजिक सहयोग मिलना चाहिए, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, हमारा निशस्त्रीकरण का सिद्धांत और हमारे पंचशील के नियम, ये सब कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के अनुकूल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के सहयोग का विश्लेषण करने हेतु कतिपय विशिष्ट क्षेत्रों जैसे उपनिवेशवाद की समाप्ति, रंगभेद नीति का विरोध, निशस्त्रीकरण, शांति सेनाओं में भारत की भूमिका, गरीब देशों का विकास, मानवाधिकार, आतंकवाद आदि में भारत की भूमिका की विवेचना आवश्यक है। तो इसमें पहला अपन देख लेते हैं कि भारत
ने उपनिवेशवाद की समाप्ति में क्या सहयोग दिया है? कि समाप्ति। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय एशिया व अफ्रीका के कई देश उपनिवेशवाद का शिकार थे। भारत ने पहले दिल्ली में आयोजित एशियाई सम्मेलन में तथा 1955 में इंडोनेशिया के बांडुक शहर में आयोजित एशियाई अफ्रीका के राष्ट्रों के सम्मेलन में इन राष्ट्रों की स्वतंत्रता की मांग उठाई। वर्ष 1947 में स्वयं भारत की स्वतंत्रता ने परतंत्र देशों की आज़ादी की मांग व आंदोलन को प्रेरित किया। भारत आरंभ से ही उपनिवेशवाद को चार्टर का उल्लंघन मानता है तथा इसे विश्व शांति व सुरक्षा के लिए खतरा समझता है कि अगर आप उपनिवेश बना रहे हो, दूसरे देशों को गुलाम बना रहे हो, तो वह विश्व शांति व सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके लिए भारत ने 1960 में महासभा में उपनिवेशों की स्वतंत्रता हेतु ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव संख्या को परतंत्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता के लिए मील का पत्थर माना जाता है। परिणामतः इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए महासभा द्वारा 17 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष भारत को बनाया गया था। एक प्रस्ताव रखा भारत ने, इसके लिए उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए उसमें महासभा की 17 सदस्यीय कमेटी थी, उसमें भारत को अध्यक्ष बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रयासों द्वारा वर्ष 1960 में अफ्रीका के 16 देश स्वतंत्र हो गए तथा वहां उपनिवेशवाद के अंत की लहर दौड़ गई। इससे पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1947 के पूर्व में परतंत्र राष्ट्रों के भविष्य के बारे में 14 सदस्यों की एक तदर्थ कमेटी बनाई, जिसमें भारत का एक सक्रिय सदस्य नियुक्त किया गया। इस कमेटी में अन्य देशों के साथ भारत ने इंडोनेशिया, साइप्रस, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया आदि की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार भारत ने नामीबिया की स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में जोरदार समर्थन किया। अतः परतंत्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत खुद एक उपनिवेश था ब्रिटेन का। 1947 में आज़ाद हुआ, इससे पहले ही भारत ने कह दिया था कि उपनिवेशवाद है, ये शांति के लिए खतरा है, और इसके लिए हमेशा से भारत ने प्रयास किए हैं, जो कि हमने एग्जाम्पल्स देखे। 17 सदस्यों की कमेटी में भारत को अध्यक्ष बनाया गया। 1960 में प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद 14 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिसमें भारत को एक सक्रिय सदस्य नियुक्त किया गया। ठीक है। दूसरा, रंग भेद तथा जातीय भेदभाव का विरोध। जातीय भेदभाव का विरोध। रंग भेद की नीति तथा जातीय भेदभाव का विरोध भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। भारत ने महासभा के पहले अधिवेशन में 1946 में ही रंग भेद नीति का मुद्दा सर्वप्रथम यूएनओ के समक्ष उठाया। 1946 में भारत ने ये मुद्दा यूएनओ के समक्ष उठा दिया था। वस्तुतः दक्षिणी अफ्रीका व रोडेशिया यानी जिम्बाब्वे में वहाँ की गोरी सरकार देशी काले लोगों के विरुद्ध रंग भेद की नीति के आधार पर शोषण कर रही थी। रंग भेद मतलब गोरे और काले का। जहाँ पर गोरी सरकार थी, वहाँ के काले लोगों के विरुद्ध रंग भेद की नीति के आधार पर उनका शोषण किया जा रहा था। भारतीय मूल के निवासी भी रंग भेद की नीति के शिकार हो रहे थे, जो वहाँ पर अफ्रीका वगैरह में रह रहे थे। भारत व अन्य देशों के समर्थन से महासभा ने 1946 में यह प्रस्ताव पारित किया कि यूएन का चार्टर है वो रंग भेद के खिलाफ है। 1946 में यूएनओ ने प्रस्ताव पारित कर दिया था। भारत ने नेल्सन मंडेला द्वारा चलाए गए आंदोलन का भी समर्थन किया। नेल्सन मंडेला रंग भेद की नीति के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। भारत ने इसको पूर्ण समर्थन दिया। भारत ने रंग भेद की नीति के कारण दक्षिणी अफ्रीका की गोरी सरकार से 1946 को ही व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध विच्छेद कर लिया। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, भारत ने संबंध विच्छेद जारी रखा। किसी प्रकार के संबंध व्यापारिक और कूटनीतिक नहीं बनाए। किसके साथ? अफ्रीका की गोरी सरकार के साथ। इस तरह भारत ने 10 दिसंबर 1948 को महासभा द्वारा अंगीकार की गई घोषणा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का समर्थन किया, क्योंकि इस घोषणा में सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का समर्थन किया गया था तथा जातीय भेदभाव की निषेधता की गई थी। वर्ष 1952 में भारत सहित 13 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को लिखे प्रतिवेदन में रंग भेद की नीति के प्रश्न को व्यापकता से उठाया। दक्षिणी अफ्रीका ने अपने समर्थन में घरेलू मामले में हस्तक्षेप न करने का तर्क रखा कि भाई आप हमारे घरेलू मामले में हस्तक्षेप ना करो, हम हमारे काले लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, आपका मैटर नहीं है।
ये किसने कहा? दक्षिण अफ्रीका ने अपने पक्ष में उठाया। ठीक है। भारत सहित 13 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को प्रतिवेदन लिखा कि रंग भेद गलत है। इसी वर्ष नवंबर 1952 में भारत सहित 18 देशों ने महासभा में रंग भेद नीति की जांच करने तथा आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। आयोग ने अपनी रिपोर्ट रंग भेद के खिलाफ रखी। परिणामतः 1963 में पहली बार सुरक्षा परिषद ने दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध सैनिक साजो सामान का व्यापार न करने का प्रतिबंध लगाया। यानी सुरक्षा परिषद ने भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध सैनिक साजो सामान का कोई भी व्यापार नहीं होगा। पुनः भारत के समर्थन से महासभा ने 1870 में एक प्रस्ताव पारित कर दक्षिणी अफ्रीका, रोडेशिया व नामीबिया में रंग भेद की नीति को समाप्त करने हेतु सदस्य देशों के सहयोग का आह्वान किया। ठीक है। महासभा ने वर्ष 1971 को 1971 में महासभा ने जातिवाद व जातीय भेदभाव की समाप्ति का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया कि 1971 जातिवाद व रंग भेद की समाप्ति का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। इन देशों में रंग भेद की नीति को समाप्त करने तथा स्वतंत्रता स्थापित करने में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने हमेशा से प्रयास किया रंग भेद और जातीय भेदभाव के खिलाफ। तीसरा देखते हैं निशस्त्रीकरण। संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अंतर्गत तथा उसके बाहर भारत निशस्त्रीकरण, विशेषकर परमाणु शस्त्रों के निशस्त्रीकरण का प्रबल समर्थक रहा है। 28 अक्टूबर 1959 को जब महासभा में सामान्य व पूर्ण निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव आया तो भारत ने उसका पूरा समर्थन किया। कृष्ण मेनन के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने पूर्ण निशस्त्रीकरण को सोवियत रूस व इंग्लैंड के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें व्यापक निशस्त्रीकरण की बात कही गई थी। भारत ने भविष्य में गठित होने वाली 10 सदस्यीय निशस्त्रीकरण समिति को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव भी दिए। भारत के सुझावों को प्रस्तावों में सर्वसम्मति से स्वीकार किया। महासभा ने भारत व अन्य देशों के साथ 23 अक्टूबर 1961 को एक प्रस्ताव रखा, जिसमें बाध्यकारी संधि के हस्ताक्षर होने तक देशों द्वारा आणविक प्रशिक्षण पर रोक लगाने की अपील की। आंशिक परमाणु परीक्षण संधि 1963 भारतीय प्रस्ताव से प्रेरित है तथा भारत ने इस पर हस्ताक्षर भी किए हैं, लेकिन महाशक्तियों चीन व फ्रांस के परमाणु परीक्षणों को नहीं रोक सकी। वर्ष 1965 में भारत, आयरलैंड व अन्य देशों ने आणविक शस्त्र संपन्न देशों द्वारा परमाणु शस्त्रों के निरंतर विस्तार पर रोक लगाने हेतु एक प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में तोड़ मड़ोड़कर 1968 की परमाणु अप्रसार संधि के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस संधि में गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों पर तो अप्रसार का प्रतिबंध था, लेकिन परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्रों द्वारा अपने शस्त्रों के विस्तार पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी। अतः भारत ने इस संधि को भेदभावपूर्ण माना और हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसमें यह कहा गया कि कुछ देशों को ही परमाणु संपन्न का दर्जा दिया गया। ठीक है, होंगे दूसरों के पास भी परमाणु हथियार, लेकिन उसमें से कुछ देश जो परमाणु संपन्न देश थे, जिन्होंने एक टाइम से पहले अचीव कर लिया था परमाणु हथियारों को, उनको ही परमाणु संपन्न देश माना गया। तो उनके विस्तार पर तो कोई रोक नहीं लगाएगी कि वो तो परमाणु परमाणु का प्रसार कर सकते हैं, और बाकी जो गैर परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया। तो भारत ने इसे भेदभावपूर्ण माना कि भाई जो गैर परमाणु है संपन्न देश हैं उन पर तो आप रोक लगा रहे हो, और जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद है, परमाणु शक्ति मौजूद है, उनको आप प्रसार करने से नहीं रोक रहे। तो इसलिए भेदभावपूर्ण माना और इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना किया। किस संधि पर? 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर। इसी प्रकार निशस्त्रीकरण के उद्देश्य से भारत ने वर्ष 1993 में व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध का प्रस्ताव रखा, जिसे बदलकर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT कर दिया गया। कब? 1993 में। क्या कर दिया गया इसे बदलकर? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। भारत ने इस संधि पर भी हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि इसमें निशस्त्रीकरण के बिंदु नहीं थे और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को प्रयोगशालाओं में परीक्षण कर परमाणु हथियारों के संवर्धन की छूट दी गई थी। वस्तुतः भारत के अनुसार बिना व्यापक व सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण के
प्रशिक्षण पर रोक लगाने मात्र से ही कोई लाभ नहीं होने वाला। भारत चाहता है कि परमाणु परीक्षण पर व्यापक और सार्वभौमिक रोक लगे। ये नहीं है कि आपने किसी को छूट दे दी, आप किसी को छूट नहीं दे रहे हो, सार्वभौमिक नहीं कर रहे हो, व्यापक नहीं कर रहे हो। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र अपने शस्त्रों को नष्ट करने हेतु सहमत नहीं है। 1978 में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत ने परमाणु शस्त्रों के प्रयोग की धमकी को गैरकानूनी घोषित करने का प्रस्ताव रखा। दूसरे निशस्त्रीकरण सम्मेलन 1982 में व्यापक निशस्त्रीकरण पर कोई सहमति नहीं बन सकी। तीसरे निशस्त्रीकरण सम्मेलन 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री ने 3 चरणों वाली व्यापक निशस्त्रीकरण की योजना रखी, जिसे आणविक शस्त्र संपन्न राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। संक्षेप में, भारत भेदभाव रहित व्यापक व सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण का पक्षधर रहा है, लेकिन परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्रों ने अपने शस्त्रों को नष्ट करने पर कभी भी सहमति व्यक्त नहीं की। वे अपने शस्त्रों पर प्रभुत्व को सुरक्षित कर गैर परमाणु संपन्न राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं कि हमारे पास तो प्रभुत्व बना रहे और गैर परमाणु राष्ट्र हैं वो कभी भी परमाणु हथियारों को अचीव नहीं कर पाए, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो भारत ने हमेशा से ही व्यापक व सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण की मांग की है। चौथा, तीसरी दुनिया के देशों का विकास। भारत ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में क्या भूमिका निभाई है, क्या समर्थन दिया है। यूएन चार्टर की प्रस्तावना के अनुसार, जिसका उद्देश्य सभी देशों की सामाजिक व आर्थिक प्रगति करना है, चार्टर के अध्याय 9 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सहयोग के प्रयासों का उल्लेख किया गया है। विकासशील देशों के सामाजिक व आर्थिक विकास की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्थाएं हैं। आर्थिक व सामाजिक परिषद व उसकी सहयोगी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंकटाड, यूनिडो तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन आदि। ये सब क्या हैं? प्रमुख संस्थाएं हैं किसकी? सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से यूएनओ की प्रमुख संस्थाएं बनाई हुई हैं। भारत सदैव इन मंचों में गरीब विकासशील देशों के विकास हेतु विकसित देशों के साथ सकारात्मक सहयोग का समर्थन दे रहा है। उपनिवेश के कारण ये देश सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तथा इन देशों की आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के समाधान के बिना स्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना नहीं हो सकती। विकासशील देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो विकास रणनीति बनाई, उसके 3 बिंदु उल्लेखनीय हैं। पहला, विकसित देशों से विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण। सेकंड, विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का प्रबंधन। थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को साधन के रूप में प्रयोग करना। भारत के प्रयासों से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विकास दशक 1960-70 व द्वितीय व तृतीय अंतर्राष्ट्रीय विकास दशकों की घोषणा की गई। ठीक है, इसके द्वारा की गई महासभा के द्वारा। इस समय गरीब व विकासशील देशों के विकास का मुद्दा सुर्खियों में रहा। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड 1964 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विकासशील देशों के उत्पाद हेतु विकसित देशों के बाजारों की सुगम उपलब्धता पर जोर दिया, परंतु विकसित देशों ने इस सहायता को कभी भी व्यवहारिक रूप में समर्थन नहीं किया। उन्होंने रखा प्रस्ताव अंकटाड में कि भाई भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो गया था, उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के जो उत्पादन हैं, जो यहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, वो विकसित देशों का बाज़ार उनके लिए उपलब्ध हो ताकि हम भी अपनी चीज़ें विकसित देशों में बेच सकें, वहाँ से हमें मुनाफा हो सके। लेकिन विकसित देशों ने ऐसी सहायता कभी भी व्यवहारिक रूप में नहीं की। विकासशील देशों के आर्थिक दृष्टिकोण में एकरूपता लाने व उत्तर दक्षिण सहयोग, विकसित व विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग को उत्तर दक्षिण सहयोग कहा जाता है। विकसित व विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग, ठीक है। उत्तर दक्षिण सहयोग हेतु भारत के प्रयासों से 1967 में G77 की स्थापना की गई। कब की गई? 1967 में। भारत ने गरीब राष्ट्रों की आर्थिक संप्रभुता, व्यापार, तकनीकी हस्तांतरण, ऋणग्रस्तता आदि समस्याओं को दूर करने हेतु महासभा में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लागू करने की मांग की। महासभा ने सन 1974 में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें समतापूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, मुद्रा कोष आदि के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी शामिल किया गया। यद्यपि विकसित देशों के असहयोग के चलते नियो को व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सकता। नियो मतलब नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसको कभी भी व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि विकसित देशों ने सहयोग नहीं किया। वर्तमान में भारत WTO में विकासशील देशों का पक्ष
व्यापार वार्ताओं के मुख्य मुद्दों, कृषि बाजार उपलब्धता, सब्सिडी आदि पर प्रस्तुत कर रहा है। इस तरह भारत ने विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1992 में तीसरी दुनिया के देशों के पक्ष को सशक्त तरीके से प्रस्तुत किया है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के युग में तीसरी दुनिया के आर्थिक हितों की पूर्ति की आवश्यकता बढ़ गई है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में भारत का योगदान। इंटरनेशनल पीस। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य रहा है। भारत सदैव अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है। कोरिया युद्ध जो कब हुआ था 50 से 53 तक, वियतनाम समस्या 1953 से 1954 में भारत की अग्रणी कूटनीतिक भूमिका रही है। इसके साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेनाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। विश्व के तमाम तनावग्रस्त क्षेत्रों में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुटनिरपेक्ष देश होने के कारण भारतीय शांति सेना की भूमिका निष्पक्ष व प्रभावी रही है। अभी तक भारत सुरक्षा परिषद का 6 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है तथा वर्तमान में भारत के योगदान को देखते हुए जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने का प्रस्ताव लंबित है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी तक 59 स्थानों पर शांति सेनाएं भेजी हैं। इनमें से भारत 41 मिशनों में 70,000 के अराउंड सैनिक अपने भेज चुका है। वर्तमान में यूएनओ के 17 शांति मिशन चल रहे हैं, जिसमें भारत के 7,000 सैनिक विश्व के तमाम देशों में आज भी तैनात हैं। भारत ने अपनी शांति सेनाओं की सक्रिय भूमिका रखी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति सेनाओं की भूमिका 2 कारणों से वर्तमान में महत्वपूर्ण हो गई है। प्रथम, वर्तमान में चार्टर के अध्याय 6 के अंतर्गत शांति सेना का क्षेत्राधिकार शांति स्थापना से बढ़कर अध्याय 7 के अंतर्गत शांति लागू कराना होता जा रहा है। दूसरे, जिन देशों में शांति सेना भेजी जा रही है उनमें दूसरे देशों का संघर्ष न होकर देशी संघर्ष व जातीय संघर्ष विद्यमान है। अधिकांश मामलों में भारत की भूमिका बेहद ही सराहनीय है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत की क्या क्या यूएनओ में हमेशा से सक्रिय भूमिका रही है और विभिन्न मुद्दों पर भारत ने अपनी भूमिका सक्रिय होकर निभाई है। यूएनओ के अन्य वर्तमान मुद्दे हैं जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी हैं, निशस्त्रीकरण, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, व्यापार वार्ताएं तथा आतंकवाद आदि। इन सब मुद्दों पर भारत की भूमिका विभिन्न मंचों पर विकासशील देशों के पक्ष को सशक्त तरीके से प्रस्तुत कराने पर है। भारत इन सभी मुद्दों में विकासशील देशों व अपने हितों को ध्यान में रखते हुए एक बहुपक्षीय, सार्वभौमिक व समानतापूर्ण तथा भेदभाव रहित दृष्टिकोण का समर्थक है। यदि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका व योगदान अधिक प्रभावी हो सकता है। तो ये थी यूएनओ में भारत की भूमिका।